हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सब बच्चों को क्लास पसंद आ रही होगी। आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 24 है और आज आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई एक टॉपिक ही नहीं आपको दिया जा रहा है कि आप उसी पर प्रैक्टिस करें। मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने के प्रयास किए जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ओके, तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है टू ड्रिंक लाइक अ फिश मीन्स। इसका ये आपका देखिए, जो वर्ड पावर का सेशन होता है उसमें आपको हर टॉपिक को, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियमिक एक्सप्रेशन है ना, ये सब क्वेश्चंस आपको इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक से आपको वर्ड पावर में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो चलिएगा, तो यहाँ टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन टू ड्रिंक लिटिल, दूसरा ऑप्शन देखिएगा टू ड्रिंक अलोन, तीसरा है टू बी ड्रंकर्ड और चौथा है टू ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ अदर्स। बताइएगा, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, मछली की तरह पानी पीना, इसका ये आपका लोग कहते हैं ना, कहना कुछ समझना कुछ, तो ये आपका लोकोक्त या कहावतें मुहावरे जो हिंदी में कहते हैं, लाइक दिस वी कैन से आइडियमिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ड्रिंक लिटिल थोड़ा पानी पीना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होता है। ड्रिंक अलोन भी नहीं है। टू बी ड्रंकर्ड मतलब होता है उसी में डूबे रहना। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू बी अ ड्रंकर्ड मतलब डूब जाना, उसी में डूबे रहना, तो टू ड्रिंक लाइक अ फिश। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आप इसको नोट डाउन करें, लर्न करें। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू विल डू। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। टू क्रॉस सोर्ड्स मीन्स, अगर तलवार को तिरछा, आपने देखा होगा इस तरह से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे करके जो तलवार लगी रहती है ऐसे करके ये चीज़, तो इसका क्या मीनिंग होता है। अगर इस तरह से तलवार आपको लगी मिले तो पहला टू फाइट, दूसरा डिफेंड, तीसरा रॉब और चौथा किल। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर तलवार इस तरीके से एक दूसरे को काटती हुई रखी जाती हैं तो उसका मीन्स युद्ध का संकेत माना जाता है। तो आपका टू फाइट अपना करेक्ट आंसर होगा। टू क्रॉस सोर्ड्स मीन्स टू फाइट। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू फ्रेम अ पर्सन मीन्स, किसी व्यक्ति को फ्रेम करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ये आप समझ पा रहे हैं कि कहना कुछ समझना कुछ। तो पहले आप देखिएगा, इम्प्रीजन समवन, किसी को जेल में डालना, ऐसा कुछ ही नहीं है। दूसरा देखिएगा टू मेक अस वन अपीयर गिल्टी, यानी किसी की गलती को दिखाना या गिनाना या मतलब शो ऑफ करना। और तीसरा देखिए कि प्रेज समवन, और चौथा कह रहा है नैरो स्कोप मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो याद रख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और इसका मीन्स होता है टू मेक वन अपीयर गिल्टी, मतलब किसी को क्या करना, गलती महसूस करवाना या किसी की गलती को दिखाना या गिनाना। दैट इज कॉल्ड टू मेक अ, टू फ्रेम अ पर्सन। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वन शुड नॉट इंडल्ग इन टॉल टॉक। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड है टॉल टॉक, इसका मीन्स क्या होता है। पहला फ्लैटरिंग मीन्स होता है चापलूसी करना, दूसरा बोस्ट मीन्स होता है लंबी लंबी छोड़ना यानी डींग मारना, और आइडियल टॉक और इरेगुलर पर्सन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्लैटरिंग, आइडियल टॉक और इरेगुलर पर्सन नहीं होता है। टॉल टॉक मीन्स होता है लंबी लंबी बातें करना, यानी कि होता है ना कि बहुत लोग ज़्यादा ही अपनी बड़ाई कर देते हैं या अपने आसपास की चीज़ों की बड़ाई कर देते हैं, जो कि जैसे लगता है कि मतलब बातें समझ में नहीं आती या पचती नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड टॉल टॉक। ओके, लंबी लंबी छोड़ना, डींग मारना, ठीक है, ये आपका कहलाता है टॉल टॉक। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अनलेस यू ग्रीज हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क। यहाँ पर देखिएगा, ग्रीज हिज पाम मीन्स क्या होता है, अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है। पहला टॉक टू हिम,
फ्लैटर हिम, बीट हिम, ब्राइब हिम। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको मैंने एक बार और भी आपको दिया था। तो गिरीज द पाम मीन्स होता है कि घूस देना, यानी कि रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत देना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत देना। टॉक टू हिम यानी बातें करना, फ्लैटर हिम चापलूसी करना, बीट हिम मतलब पीटना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ब्राइब हिम यानी कि किसी को रिश्वत देना। अनलेस यू ग्रीज हिज पाम, जब तक तुम उसकी हथेली नहीं गर्म करोगे, मतलब कि घूस नहीं दोगे, वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी और चाइल्ड इज कॉल्ड, बताइए, होमिसाइड, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या इन्फेंटिसाइड। तो आपने समझ लिया है इस बात को कि जो भी वर्ड होते हैं या जो भी सेंटेंस होते हैं, दिए गए सेंटेंस में ही आंसर दिया होता है, या दिए गए वर्ड में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू होता है, जिससे आप अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बेबी या चाइल्ड, तो इन्फेंट मीन्स होता ही है ना नवजात शिशु, तो नवजात शिशु की हत्या बराबर इन्फेंटिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है नर हत्या, और मानव जात के रेजिसाइड मतलब होता है कि किलिंग ऑफ अ किंग यानी राजा की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ अ किंग राजा की हत्या। और फेट्रिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, है ना, भाई की हत्या, ठीक है, मर्डर ऑफ ब्रदर, तो फ्रेट्रिसाइड होगा। तो यहाँ पर अपना इन्फेंटिसाइड करेक्ट आंसर है। इन्फेंट मीन्स होता है नवजात शिशु, उसी से बना है। अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, ऐसा इंसान जो बिना न्योता के जाता हो, वो क्या कहलाता है, बताइए। थीफ कहलाता है, इंट्रूडर कहलाता है, मिजोगाइनिस्ट कहलाता है, या फैटलिस्ट कहलाता है। तो देखिएगा बच्चों, फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और लक, दैट इज कॉल्ड फैटलिस्ट। मिजोगाइनिस्ट मीन्स होता है हेटर ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है, स्त्री जाति से नफरत करने वाला मिजोगाइनिस्ट कहलाता है। थीफ मतलब आप जानते हो चोर होता है, तो इंट्रूडर अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिना इनविटेशन के कोई जाए तो इंट्रूडर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इरेक्टिक इज, मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आया हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। बट मैंने ऑप्शंस को और भी मीनिंगफुल बना दिया है, कई बार मीनिंगलेस ऑप्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मेरा प्रयास रहता है बच्चों कि एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊं, ताकि आपको 4 अलग अलग वर्ड तैयार हों, ठीक है। तो इसलिए सुधार करके मैंने ऑप्शंस को चेंज कर दिया है, ओके। तो रेगुलर मीन्स आप जानते हो नियमित, पंक्चुअल मीन्स पाबंद और समय का पाबंद, और राइट मीन्स सही, फ्री मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, कहते हैं ना कि ही इज इलेक्ट्रिक बॉय ऑफ द क्लास, तो रेगुलर बॉय हो जाएगा, पंक्चुअल, राइट और फ्री नहीं होगा, ठीक है। इरेक्टिक बराबर कह सकते हैं रेगुलर, ओके। अपोजिट पूछा है तो इलेक्ट्रिक मतलब होता है इर्रेगुलर, इरेगुलर, इलेक्ट्रिक का मतलब, और इसका हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक मतलब इरेगुलर और इसका अपोजिट रेगुलर, ठीक है। आप इसको ऐसे ध्यान रखें, इरेक है तो इरेक से आप इरेगुलर दिमाग में बना लें, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रेगुलर, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिलीजियस, सभी बच्चे जानते होंगे। इसका आंसर जो बच्चा गलत करेगा वो समझे कि मेरे से गड़बड़ हो रही है, अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। रिलीजियस का उल्टा सभी जानते हैं, सेक्युलर होता है, ऑथेंटिक, इमोरल और सिंफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑथेंटिक, इमोरल मतलब अनैतिक, और सिंफुल मतलब होता है पापी। तो रिलीजियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक्युलर। इसका मतलब होता है धार्मिक, यानी धर्म से रिलेटेड, और इसका मतलब आप जानते हो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष, बहुत सारे शब्द हैं, पॉलिटी में आपने देखा होगा, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, तो दैट इज कॉल्ड सेक्युलर, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। ओके, सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षतावाद। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मोनोलॉग का एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है, एंटोनिम बराबर अपोजिट है ना। मोनो मीन्स का आपको बताया गया है ना, मोनो मीन्स क्या होता है, वन। ठीक, अब एक का उल्टा दो होता है ना, डायलॉग। डायलॉग इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनोलॉग यानी एकांकी या एकांती या अकेले में बातें करने वाला, अ पर्सन हु स्पीक्स अलोन, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। और डायलॉग मतलब संवाद, यानी कि दो लोगों के बीच बातचीत को डायलॉग बोलते हैं। प्रोलॉग इंट्रोडक्शन होता है, एपीलॉग कंक्लूजन होता है, कैटालॉग को सूची पत्र कहते हैं। समझ पा रहे होंगे ना बच्चों, ये इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और ये कंक्लूजन होता है, एपीलॉग। ठीक है, कंक्लूजन होता है, और कैटालॉग मतलब सूची पत्र होता है या ग्रंथ सूची। समझ पा रहे होंगे ना, डायलॉग अपना करेक्ट आंसर होगा। मोनो मने एक, डाई मने दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ ए स्लैश हिज पार्टी कलीग हैव बीन बी स्लैश इन्वाइटेड टू द पार्टी सी स्लैश नो रेडी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर के कुछ जो है कह सकते हैं निश्चित रूल्स हैं, जिसको पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको वो टॉपिक क्वेश्चन बना के मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए, अगर दो सेंटेंस मतलब दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, तो अलॉन्ग विद हो, ठीक है, अलॉन्ग विद हो, इन एडिशन टू हो, मुझे लगता है ये मैंने कई बार बताया है आपको, इन एडिशन टू हो, एंड नॉट हो, ठीक है, विद अ व्यू टू हो, ठीक है, व्यू टू हो, एज वेल एज हो, नोट करते चलिएगा, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ दो सब्जेक्ट को लेते हैं, बट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। समझ पा रहे होंगे बात को ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया, द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज पार्टी कलीग, तो हैव बीन हैव, कोई भी बच्चा सोचेगा एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट मिला के प्लूरल हो गए, बट नहीं, आप समझ लें यहाँ पर ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। दैट्स वाई हैज़ विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव, और बी आंसर करे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैज़ का यूज़ होगा ना कि हैव का। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना, याद करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट, इसके बाद कह रहा ए स्लैश टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को अगर आपने पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है, तो कोई भी बच्चे को लगेगा कि यहाँ नो एरर होना चाहिए, बट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी जो फ्रेंड्स हैं उनका एक ग्रुप, वांट्स नहीं, वांट नहीं होगा, वांट्स होगा, चाहता है। बच्चों को, फ्रेंड्स को ध्यान में मत रखिए, अ को ध्यान रखिए, कलेक्टिव नाउन है ना। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट, यानी कि मित्रों का एक ग्रुप चाहता है न्यू प्लांट को, ठीक है, जितना संभव हो विजिट करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। मोर लेजर, ठीक है, एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स, यहाँ पर भी अभी बताया गया ना, एज वेल एज है, दो सब्जेक्ट ऐड हैं, तो पहले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, एलॉन्ग विद हो, इन एडिशन टू हो, टुगेदर विद हो, एंड नॉट हो, ठीक है, और क्या हो, बिसाइड हो, और आपका
क्या हो सकता है? एज वेल एज हो, अलॉन्ग विद हो, विद अ व्यू टू हो, इनके साथ दो सब्जेक्ट ऐड हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गो देयर। इसको तो हम इंतजार करेंगे आप आंसर करें तभी हम बताएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट ए स्लैश प्रिवेंट मी फ्रॉम बी स्लैश गो देयर सी स्लैश नो एरर डी। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न में ही आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, जिस हिंट की मदद से आप आंसर कर सकते हैं। बताइए, सी पार्ट में एरर है, ठीक है। अब सी पार्ट में एरर आपको मिल गया। क्या एरर है? ध्यान रखिए बच्चों, आपको बताया गया है फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम सभी गो ना करके गोइंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ जाने से प्रिवेंट मने होता है रोकना, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तो यहाँ पर आपका सी पार्ट में गोइंग हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी लगता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अटरेंस की करेक्ट स्पेलिंग बताएं। सीधे से आप इसको हाइड करें और यहाँ लिख लें UTTERANCE, ठीक है। UTTERANC, अटर होता है ना, UTTERANC ऐड करना होगा, सफिक्स बन जाएगा ये आपका नाउन अटरेंस। तो UTTER अटर होता है, अटर मटर बटर, आपने बड़ा पढ़ा होगा, ठीक है। तो UTTERANC आपको ऐड करना है। किस ऑप्शन में मिल रहा है ढूंढ लें, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि UTTER। अब देखिए पहले ऑप्शन में TTAR है, गलत हो गया। दूसरे में टी दो बार है ही नहीं। सी ऑप्शन में करेक्ट कर रहा है, डी में भी नहीं है, क्योंकि डी में ANC के स्थान पे ENCE कर दिया है। तो UTTERANCE इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड अटरेंस। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन चारों स्पेलिंग्स में कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? रेट्रोस्पेक्ट की, प्रोस्पेक्ट की, इंस्पेक्टर की, या आपका प्रीसेप्ट की? बताइए। तो सबका सब क्या है? एक कोई सही है, बाकी सब गलत हैं। प्रोस्पेक्ट की स्पेलिंग सही है, ठीक है, इसको नोट कर लें। बाकी की करेक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो देखें आप। प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी जो है जो वर्ड दिया गया है वो गलत है। इसका मीन्स इंस्पेक्टर की गलत है, तो इंस्पेक्टर की क्या होती है? INSPECTOR होता है, ठीक है। इंस्पेक्टर की करेक्ट स्पेलिंग INSPECTOR होता है, ओके। और रेट्रोस्पेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग PECT होता है। रेट्रोस्पेक्ट की RES, रेट्रोस्पेक्ट टी है, RETROSPECT, रेट्रोस्पेक्ट मतलब सिंहावलोकन, ठीक है ना। सिंहावलोकन यानी सिंहासन ग्रहण करना, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्ट होगा, ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर रेट्रोस्पेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या थी। प्रोस्पेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, तो इसका मीन्स क्या होता है? परिदृश्य, ठीक है, परिदृश्य, ओके। इंस्पेक्टर की आप जान ही गए है ना, अंत में TOR रहता है। और प्रीसेप्ट की PRECEPT रहता है, मतलब भविष्यवाणी, नीति वचन, नियम, ठीक है। प्रीसेप्ट होगा, ना कि SEPT, ओके। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। वेलफुल, विलफुल, 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 मतलब कि WILLFULL रहेगा, WILFUL रहेगा, या WILLFUL रहेगा? क्या रहना चाहिए? व्हाट शुड बी डन? बताइए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब कभी भी LL वाले वर्ड ऐड किए जाते हैं तो एक L हटा दिया जाता है। ध्यान रखें कैसे। WILL विल है, प्लस FUL ऐड हुआ,
तो एक एल स्किप कर दिया जाता है तथा दूसरा एल भी अंत में स्किप करके WILFUL विलफुल मतलब होता है जिद्दी, हठी, ठीक है। तो विलफुल बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। WILFUL, ठीक है, विलफुल करेक्ट है। इसका मतलब जिद्दी, हठी, दुराग्रही, बहुत सारे मीनिंग हिंदी में मिल जाएंगे। ऐसे और देखिए, जैसे ऑल होता है प्लस रेडी होता है, ठीक है, बट जब आप इसको मिला के लिखते हो तो ऑल रेडी होता है। समझ पा रहे होंगे ना। तो देखिए एक एल यहाँ का हट गया। ऑल राइट भी देख लीजिए, ALL और RIGST आप करते हो तो ALRIGST आप लिखते हो। समझ पा रहे होंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, एक FUL का एल तथा अंत वाला जो एल रहेगा वो हट जाएगा। जैसे देखिए यूज है, अब प्लस FULL ऐड करते हैं ना, बट आप जब लिखते हैं तो यूज फुल होता है। ऐसे स्पेलिंग एग्जाम में पूछ लेता है, हैंडफुल, विलफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल। तो FULL का एक एल हट जाता है, ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसे स्पेलिंग आपको पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, कमेटी, डिक्शनरी, रिवोल्यूशनरी, सिंपथी। कौन सी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है? इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए बात करें, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखें, इनकरेक्ट बताना है। तो डिक्शनरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है COMMITTEE, वो तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी में ये भी सही है, सिंपथी भी सही है। डिक्शनरी DICTIONARY रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, तो यहाँ पर डिक्शनरी में DICTIONARY रहता है, यही इनकरेक्ट था, बाकी सब करेक्ट है। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। शी स्लेप्ट साउंडली, बताइए ये जो अंडरलाइन वर्ड है स्लेप्ट, ये क्या है? पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? यानी विथ ऑब्जेक्ट, जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो वी कैन से विदाउट ऑब्जेक्ट। तो बिना ऑब्जेक्ट के जब होता है तो हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे? जो वर्ब मिलेगा उसी के बाद आप व्हाट या हुम लगा दें। यदि हुम से आंसर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट से आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्लेप्ट साउंडली, तो यहाँ पर ना व्हाट से मिला, ना हु से मिला, हाउ से मिला, हाउ से ऑब्जेक्ट मिलता नहीं है तो एडवर्ब बन गया। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट आया है, इनट्रांजिटिव। कह रहा शी स्लेप्ट साउंडली मतलब गहरी नींद में वह सो गई। तो कैसे सो गई? गहरी नींद में सो गई, इट्स एडवर्ब, ठीक है। दिस वर्ड इज एन एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, ना कि ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आई एट एन एप्पल। तो आप कहोगे ना क्या खाया, ठीक है, तो हम बोलेंगे एन एप्पल, यानी एक एप्पल खाया। तो एप्पल आंसर मिल गया तो ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया एट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। एज वेल एज क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एज वेल एज एक कंजक्शन है, और वो भी कौन सा कंजक्शन है? अगर आप देखें तो कौन सा है? कोरिलेटिव कंजक्शन। और कोरिलेटिव कंजक्शन आपके क्या करते हैं? समान वाक्य को जोड़ते हैं। एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, कंजक्शन है। देखिए टॉम एक नाउन है और ब्राउन एक नाउन है, तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो टॉम क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स एंड ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, तो एंड कंजक्शन बन गया। जैसे टॉम वैसे ब्राउन, तो यहाँ पर जैसे वैसे को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, आई थिंक आपने समझा होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट करना है। आई डिड नॉट नो इट,
until you, speak, spoke, have spoken, none of the above, क्या लिखेंगे बताइएगा। आई डिड नॉट नो इट अनटिल यू, स्पीक की स्पोक की हैव स्पोकन। बस दिमाग लगाइए, पहला वाला क्लॉज आपका पास्ट में मिल रहा है ना, तो बाद वाला भी क्या हो जाएगा, पास्ट में होगा, स्पोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैसे भी देखिए, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जान पाया जब तक तुम कुछ बोले नहीं, तो जब तक तुम कुछ बोले नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है, स्पोक। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। बताइए, शी हैज़ डन द वर्क। दिए गए सेंटेंस में इसको कैसे आप सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे। दिया गया सेंटेंस परफेक्ट में है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शी इज़ डूइंग वर्क कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, शी डज द वर्क। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान करिएगा। बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें टेंस से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप टेंस को लाइटली नहीं ले सकते हैं कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चेंज करना, पहचानना, दोनों प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ग्रामर में कोई भी टॉपिक आप लाइटली नहीं ले सकते कि ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं इम्पोर्टेंट है। एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिएगा, शी हैज़ डन द वर्क, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका यही है प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही डिमांडेड अ थारो इंक्वायरी। तो यहाँ पे थारो क्या है, थारो क्या है, अब कैसे जानेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। देखिए, कुछ नहीं करना है, किसके आगे पीछे लगा है इसको दिमाग में लगाएं। अ किसके आगे पीछे लगता है, तो अ एडजेक्टिव के आगे पीछे लगता है ना, ठीक है, ठीक, एडजेक्टिव के आगे पीछे लगता है। और दूसरा इंक्वायरी को देख लो, इंक्वायरी भी नाउन है, तो आपका देखिए, ही कहते ना ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे थारो आपका क्या हो जाएगा, थारो एक आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव अपना करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नाउन के पहले आया हुआ है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज, which of the following tenses refers to, तो देखिएगा, which of the following tenses refers to a completed action। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, मुझे लगा कि बच्चों को टेंस इतना आसान सा लगता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाएं कि पता चले कि टेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बताइएगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताइए, कंप्लीट एक्शन किस में डिनोट किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में देखिए, किसी की आदत, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सब बताया जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो जाता है, यानी कि हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप हिंदी में कहते नहीं हो चुका है, चुकी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय से जारी होता है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर काम जारी है, तो यहाँ कंप्लीट एक्शन पूछ रहा है, तो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी हम लोग बहुत लंबे सफ़र तक चलेंगे। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड, यहाँ पर जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है विल नॉट बी रिसीव्ड, ये क्या है, आफ्टर 3 PM। बताइए, पैसिव सेंटेंस है। सबसे पहले बच्चे पैसिव ही करेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पैसिव तो है बट ये मॉडल पैसिव है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, बट इसको जो है इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप जो है हर तरीके से अपने आप को तैयार रखें। आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते।
कैसे इसको मॉडल पैसिव कह सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप देखते हैं ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब होता है। तो विल आपका क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ए तो सही है, लेकिन पैसिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड सिर्फ पूछा है, न कि पूरा सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड को बताना है, तो ये मॉडल पैसिव है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ओके, ताकि मुझे पता चल पाए कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत धैर्य से सुना। ज़रूर से ज़रूर अपने स्कोर को बताएं कि कितना आपने करेक्ट किया, कितना गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे बहुत लंबा सफ़र तय करना है और बहुत चीज़ें अभी जाननी होंगी। जो नहीं आया है वो आ जाएगा, जो आ रहा है उस पर उसको रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।